नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। आज हम 2023 यूपीएससी का जो पीटी है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से रिलेटेड, उसका एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। इंग्लिश में पढ़ते हैं, by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? ऑप्शंस चार हैं इसमें। पहला है द रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है द पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड द फोर्थ वन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वास्तव में इसका जो आंसर है यह डी ऑप्शन जो है ये आंसर है इसका। आगे हम इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। देखिए, बैकग्राउंड ऑफ एक्ट क्या है। तीन बैकग्राउंड है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का होना, लेसे फेयर का होना और लिबरल मूवमेंट जो यूरोप में खास करके ब्रिटेन में चल रहा था उसके द्वारा जो रिफॉर्म एक्ट 1833 वहां पे लागू हुआ। ये सारे बैकग्राउंड वहां पे काम कर रहे थे। इसके बारे में डिटेल्स हम तब चर्चा करेंगे जब हम मेंस पे डिस्कस करेंगे। अभी पीटी की बात कर रहा हूं तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्ट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इस एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी है। क्यों है ये नाम? तो ये जो आपको ये लोकेशन दिख रहा है यह सेंट हेलेना आइलैंड है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑक्यूपेशन में था, अधिकार क्षेत्र में था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस आइलैंड को जो पार्लियामेंट है अर्थात जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने इसे ऑक्युपाई कर लिया, उसने इसे ले लिया। इसीलिए इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको जो कॉमर्शियल प्रिविलेज पहले से प्राप्त था वो सारे प्रिविलेज यहाँ पे खत्म कर दिए गए। जो कंपनी का मोनोपोली बचा हुआ था अभी तक चाय के व्यापार पे और चाइना के साथ जो होने वाले व्यापार थे इन पे जो मोनोपोली था इसको इस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगर हम आगे देखें तो इस जो एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके कुछ फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल की बात करते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया विद एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब समझते हैं, लॉ बनाने का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने का अधिकार, जो बजट है उसको पास करने का अधिकार, ये सारे जो पावर है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। साथ ही साथ जो मुंबई था और जो मद्रास का जो गवर्नर जनरल था वहां से जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको लेकर के मुंबई ये बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया इस समय में उसको सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस चीज को समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले ब्रिटिश के नजर में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो पार्लियामेंट है उनके नजरों में भारत में मुंबई से गवर्न हो रहा था। उसके बाद आपका मद्रास से गवर्न हो रहा था और बंगाल से गवर्न हो रहा था। यहीं पे अलग अलग पार्टों में ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस चल रहा था। तो इन तीनों को खत्म करके यहाँ पे सेंट्रलाइज करने की जो कोशिश किया, उस सेंट्रलाइज करने के प्रोसेस में उन्होंने एक कंसेप्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इस चीज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट ब्रिटिश ने अपने अनुसार से लाया था। ऐसा मत समझिएगा कि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट नहीं था। इससे पहले एक बहुत बड़े भूभाग पे शासन करने का कंसेप्ट था, मौर्यन पीरियड में था। इवन जो मराठा साम्राज्य है उस समय भी एक बहुत बड़े भूभाग पे शासन करने का कंसेप्ट था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है ब्रिटिश के लोगों के द्वारा दिया गया ये कंसेप्ट है, उनके लिए दिया गया कंसेप्ट और उनको उनके अपने लिए कंसेप्ट था, न कि भारत के लोगों के लिए कंसेप्ट था। यहाँ पे गुमराह मत होइएगा। ये जो हम कहते हैं इंडिया इज मेकिंग और इंडिया के निर्माण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक आप कह सकते हैं कि जो स्लेवरी का जो माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है, इसको इंडिकेट करता है। उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आगे अगर हम देखें तो हम बात करते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल की बात करते हैं।
इससे पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, उसमें जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के टोटल जो 4 सदस्य थे उसको घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा फिर से बढ़ा करके 4 सदस्य कर दिया गया। लेकिन ये जो चौथा सदस्य है, इसका रोल बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया। क्या लिमिटेड कर दिया गया? जब गवर्नर जनरल के काउंसिल का मीटिंग लेजिस्लेटिव पर्पज से होगा तभी इसको इंक्लूड किया जाएगा उसमें। ये याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। गवर्नर जनरल काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील एंड अल्टर एनी लॉ इन द इंटायर लैंड एंड द ब्रेथ ऑफ द इंडिया। मतलब पूरे इंडिया में जितने बड़े भूभाग पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली, वहां पे किसी भी लॉ को अमेंड करने का, रिपील करने का और अल्टर करने का गवर्नर जनरल काउंसिल को अधिकार दे दिया गया। अगर हम आगे बात करें, अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनको अब कॉमर्शियल बॉडी के रूप में उसका पूरा जो प्रोसेस था उसको खत्म कर दिया गया। अब इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तभी तक भारत में शासन कर सकता था जब तक कि वहां के जो राजा और रानी का जो ट्रस्ट उसको हासिल हो। अर्थात अब वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में जो रूलर हैं उनका एक तरह से ट्रस्टी के रूप में ही रह गया। अगली बात हम करें तो कहता है अटेम्प्ट टू ओपन सिविल सर्विसेज। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में अटेम्प्ट वर्ड है तो इसका मतलब सचेत हो जाना है आपको। अगर अटेम्प्ट वर्ड नहीं है, सिंपली इंट्रोड्यूस है, तो इसका आंसर अलग होगा। अटेम्प्ट है तो इसका आंसर अलग है। इस एक्ट के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, कोशिश किया गया क्या, तो ओपन कंपटीशन का एक सिस्टम बनाने का और उसके द्वारा सेलेक्ट करना था सिविल सर्विसेज को। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो आप मैकेनिज्म देखिएगा वो फंक्शनिंग करने का, तो उसमें एक जो टॉप मोस्ट बॉडी था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और बाद में इस प्रोविजंस को नुलिफाइड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बाद में कंसेप्ट ऑफ मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज जो इंडिया में आया है, उसको जो इंट्रोड्यूस किया गया वह 1853 का जो एक्ट आया, उस एक्ट के आधार पे, उस एक्ट के पावर से लॉर्ड मैकॉले का जो एक कमीशन बनाया गया, उसके रिपोर्ट के आधार पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिएगा, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस एंड इंट्रोड्यूस, दोनों में अंतर है। आगे अगर हम बात करें, इसी एक्ट के द्वारा भारत में जो स्लेवरी अभी तक एग्जिस्टेंस था उसको खत्म कर दिया गया। लॉ कमीशन, द इंडियन लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश किया गया कब? 1833 में। और उस लॉ कमीशन का जो चेयरमैन बनाया गया, इस लॉर्ड मैकॉले को ही बनाया गया। इसका एम क्या था? इसका एम था कि भारत में अभी तक जितने भी लॉ है पहले से चला आ रहा था उन सबको कोडिफाइड करना था। आगे अगर हम देखें, सिग्निफिकेंट ऑफ दिस एक्ट क्या है कि यह एक वाटरशेड मूवमेंट था भारत में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया था उनको कंसोलिडेट किया गया और सेंट्रलाइज किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह का सिर्फ ट्रस्टी रह गया, किसका? तो क्राउन का, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्राउन जब चाहे इसको हटा सकता है। जब तक इसको विश्वास हासिल है तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। जिस दिन इनको लगा कि इसको हटा देना है तो उस दिन हटा देगा। This act separated legislative functions of Governor General and एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स। क्या मतलब होता है? जब इसमें 4 मेंबर मिल करके किसी बात पे विवाद करेंगे, किसी बात पे सहमति बनाएंगे या डिस्कशन करेंगे, चारों मेंबर, तब उसको लेजिस्लेटिव फंक्शन कहेंगे। जब इसमें सिर्फ 3 मेंबर मिल करके काम करेंगे इस गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में, तब वो एग्जीक्यूटिव का काम होगा। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत ही पतला लाइन के रूप में एक रेखा खींचा गया जिसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया। आप जानते हैं लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग करने का एक प्रयास किया गया और बाद में लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत में लॉ कमीशन बना करके पूरे लॉ को कोडिफाइड करने का जो कोशिश किया गया। ये सारे इस एक्ट के फीचर्स हैं, विशेषता हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि मैंने इस एक्ट के तहत एक चीज और बता देना चाहता हूं, जब भी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को पढ़िएगा तो ये भारत हुआ, ये ब्रिटेन हुआ, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। ब्रिटेन में भी ये पार्लियामेंट का सीन दिख रहा है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड क्वार्टर है इनका सीन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब पार्लियामेंट और जो कंपनी है इनका जो हेड ऑफिस है लंदन में, यहाँ पे
कौन किस पे किसका कंट्रोल होगा इसको लेकर के टसल चलेगा, और इंडिया में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा इसको लेकर के सारी बात चलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना, एक्ट पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।